हाय फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी में लगे भी होंगे। आज हम आपके लिए इस सेशन में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ हाजिर हैं। इसमें हम 3 से 4 क्वेश्चंस की बात करेंगे, उनके लॉन्ग आंसर्स की बात करेंगे और इस उम्मीद के साथ आपके सामने ये सेशन लेकर के आए हैं कि ये सेशन आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। तो ये जो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं द कैनोनाइजेशन से हमने लिया है, जो कि जॉन डन का वर्क है। इसी तरह के और भी सेशन हम लाने की कोशिश में है, क्योंकि टाइम हमारे पास सिर्फ 15 दिनों का बचा है। एल्टीगेट एग्ज़ाम 17 मई को होना है ना। आज 2 मई हो गई है। तो हम क्या चाह रहे हैं कि आपके सामने ऐसे ही डेली डेली एक सेशन लाया जाए जिसमें 4 से 5 क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए जाएं, अलग अलग ऑथर्स और उनके वर्क से रिलेटेड। और हम इसमें जल्दी ही कोशिश करेंगे कि ग्रामर, फिगर्स ऑफ स्पीच और आपके लिटरेरी फॉर्म्स एंड टर्म्स उनको भी शामिल किया जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज एनालाइज द सीरीज ऑफ मेटाफिजिकल कंसीट्स डन एम्प्लॉयड इन द पोएम कैनोनाइजेशन। करेंगे जो मेटाफिजिकल कंसीट्स का यूज डन ने अपनी पोएम कैनोनाइजेशन में किया है उनको बता दीजिए, उनके बारे में एक विश्लेषण कर दीजिए। चलिए बता भी देंगे और उनका विश्लेषण भी कर देंगे अपन अलग अलग। देखिएगा बहुत ध्यान से, समय बहुत कम है। बस यही वो दिन है जो आपको आपकी कामयाबी की तरफ ले जाने वाले हैं, अगर आपने सही से 8-10 घंटे की मेहनत डेली कर ली तो। चलिए देखेंगे आंसर। अच्छा, इससे पहले कि आंसर देखें, एक दो चीज़ इनको ध्यान रखिए कि जॉन डन जो है वो मेटाफिजिकल पोइट्री के लीडर माने जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जॉन डन ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने मेटाफिजिकल पोइट्री की शुरुआत करी और उसको ऊंचाइयों तक लेकर के भी गए हैं। ठीक है, चलिए आंसर देखिएगा। जॉन डन्स द कैनोनाइजेशन इज सेलिब्रेटेड फॉर इट्स डेयरिंग मेटाफिजिकल कंसीट्स। करेक्ट, जॉन डन का जो वर्क है कैनोनाइजेशन इज सेलिब्रेटेड फॉर, इसे माना जाता है या इसकी बड़ी प्रशंसा की जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें डेयरिंग मेटाफिजिकल कंसीट्स, बड़ी दूर दराज के कंपैरिजन ये लेकर के आए हैं जो इन्होंने हमारे सामने पेश किए। और इसमें क्या इन्होंने पेश किया है कि जो लवर्स हैं वो असल में कोई साधारण लोग नहीं हैं, बल्कि उनका लव, उनका प्यार जो है अंत में उन्हें संत बना देता है। कैनोनाइजेशन ये एक प्रोसेस है संत बनने की, उसी को इन्होंने अपने लव के लिए या दोनों लवर्स के लिए यूज किया है। थ्रू विच, जिसके द्वारा, यानी ये जो कंसीट्स इन्होंने यूज करी हैं इनके द्वारा, ही एलिवेट्स अर्दली पैशन इनटू अ फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअल सेंटहुड। ये क्या करते हैं? एलिवेट्स अर्दली पैशन, इस सांसारिक जुनून को ले जाते हैं इनटू अ फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअल सेंटहुड, एक आत्मीय संत होने की तरफ। यानी ये सिर्फ प्यार के जुनून को दुनिया तक ही सीमित नहीं रखते हैं कि प्यार करने वाला मर गया, प्यार खत्म हो गया, बल्कि ये कहते हैं, तो ये अपने प्यार को सिर्फ संसार तक सीमित नहीं रखना चाहते हैं, बल्कि कहते हैं कि हम प्यार करने वाले अंत में जाकर के संत बन जाएंगे। ईच कंसीट, हर एक जो कंसीट है, इंटेंसिफाइज, वो और उत्तेजित करता है द पैराडॉक्स ऑफ लव, प्यार की उस द्विभाषित होने के लिए, या पैराडॉक्स कहिए विरोधाभासी होने के लिए। एज बोथ, क्योंकि ये दोनों है। प्यार कैसा है? डिस्ट्रक्टिव, विनाशकारी भी है, एंड इटरनल, और शाश्वत भी है। तो ये जो पैराडॉक्स है ना, इस पैराडॉक्स को इनके हर एक कंसीट ने और बढ़ा चढ़ाकर हमारे सामने पेश किया है और हमें ये मानने पर मजबूर किया है कि हाँ, प्यार में ये दोनों गुण पाए जाते हैं। आगे देखेंगे। द फ्लाई, जो ये आपके लवर्स हैं, द लवर्स आर कंपेयर टू फ्लाइज, इन लवर्स की तुलना फ्लाइज से की गई है। फ्रेजाइल क्रिएचर्स, नाजुक प्राणियों से। ऑफन एसोसिएटेड विद डिके, जिनका रिश्ता जो है वो बर्बादी से जुड़ा होता है, यानी बहुत जल्द खत्म हो जाता है। दिस सजेस्ट, सो ये बात सजेस्ट करती है वल्नरेबिलिटी ऑफ पैशन, जुनून के बहुत जल्दी पतन होने की तरफ। येट इट ऑल्सो हिंट्स, इसके बावजूद ये हमें इशारा भी करता है एट द फ्रीडम ऑफ लव, प्यार की आज़ादी की तरफ। टू डिफाई वर्ल्डली कंस्ट्रेंट्स, टू डिफाई, जिससे वो डिफाई कर सके वर्ल्डली कंस्ट्रेंट्स, सांसारिक नियंत्रणों को, यानी अपने आप को आज़ाद रख सके। तो दोनों बातें हैं इसमें कि जब ये फिलाई से लव की या लवर्स की तुलना करते हो तो इसका मतलब है कि वो बहुत नाजुक है, अल्पो आयु वाले हैं, जल्दी ख़त्म होने वाले हैं। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि ये एक तरह से
आज़ाद भी हैं कि जहाँ चाहें जा सकते हैं सांसारिक बंधनों को तोड़ करके। फिर आगे तुलना करते हैं द कैंडल यानी टैपर से। डन लाइकेंस द लवर्स टू कैंडल्स, डन जो है वो कैंडल्स से, मोमबत्तियों से लवर्स की तुलना करते हैं। एट दियर ओन कॉस्ट, जो खुद सॉरी बर्निंग एट दियर ओन कॉस्ट, जो अपने खुद की कीमत चुका करके जलना पसंद करते हैं, यानी लवर्स भी हैं। जो क्षमा होती है उसके आसपास परवाना मंडराता है ना, और वो अपने आप को फना कर लेता है क्षमा के प्यार में। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ये मोमबत्ती है वो भी कीमत चुकाती है और खुद ही जल जाती है, ऐसे ही प्यार करने वाले हैं। दिस इमेज हाईलाइट्स द सेल्फ कंज्यूमिंग नेचर ऑफ लव, ये इमेज हाईलाइट करती है किस बात को? सेल्फ कंज्यूमिंग नेचर ऑफ लव, कि प्यार जो है खुद ही आदमी को निगल लेता है। दे में डाई, वो मर जाएंगे इन पैशन, उत्तेजना में, बट लेकिन दियर लाइट, उनका जो प्रकाश है, सिंबलाइज स्पिरिचुअल ट्रांसेंडेंस, उनके दैवीय ट्रांसेंडेंस को दिखाता रहेगा या उसको बनाए रखेगा, उसका प्रतीक पेश करता रहेगा। आगे किससे तुलना करते हैं? द ईगल एंड द डव से। दीज बर्ड्स एम्बॉडी एंड अपोजिट्स स्ट्रेंथ जेंटलनेस, ये जो बर्ड्स हैं, चिड़िया हैं, एम्बॉडी ये पेश करती हैं प्रतीक, एंड ऑपोजिट्स, और ऑपोजिट्स को भी पेश करती हैं, स्ट्रेंथ एंड जेंटलनेस, यानी इनमें ताकत भी है और ये बड़ी नाजुक भी है। वॉर को भी पेश करती है एंड पीस को भी। आप देखते हैं कि युद्ध में बहुत सारे, आप फिल्मों में देखिए, जो पुराने समय के मध्यकालीन कहानियां होती उसमें राजा या राजकुमार के हाथ में एक बाज परमानेंट रहता है ना, तो ये युद्ध की निशानी है, और जो डव है वो पीस की निशानी है। बाई हंटिंग देम, बाई यूनाइटिंग देम, उन्हें यूनाइट करके इन लव प्यार में, डन स्ट्रेसेस, डन जोर देते हैं द फ्यूजन ऑफ कंट्राडिक्शंस, कंट्राडिक्शंस के फ्यूजन पर, यानी उनके मिलाप पर। शोइंग, दिखाते हुए, हाउ पैशन हार्मोनाइजेज, कि किस तरह से जुनून जो है हार्मोनाइज करता है अपोजिंग क्वालिटीज विथ इन द लवर्स, कि जो अपोजिंग क्वालिटीज होती हैं लवर्स में, उनमें भी हार्मनी पैदा करता है। कौन? उनका पैशन, जो उनके अंदर प्यार के लिए जुनून होता है। अब अगली तुलना किससे करी इन्होंने? फीनिक्स से। परहैप्स द मोस्ट पावरफुल कंसीट, शायद ये इस कविता में जॉन डन के द्वारा किया गया सबसे पावरफुल कंसीट है। द लवर्स बिकम अ फीनिक्स, जो लवर्स हैं वो फीनिक्स बन जाते हैं। डाइंग इन पैशन, जुनून में ही मर जाते हैं, येट राइजिंग रिन्यूड, और फिर से जन्म ले लेते हैं। दिस इमेज कंबाइंस, ये जो इमेज है कंबाइन करती है द थीम्स ऑफ सेक्रीफाइस, बलिदान की थीम को, रीबर्थ पुनर्जन्म की थीम को, एंड इमोर्टेलिटी और अमरता की थीम को, कैप्चरिंग लव्स पैराडॉक्सिकल परमानेंस, और ये फिर हमारे सामने प्यार की एक ऐसी द्विभाषी तस्वीर लेकर के, या द्विभाषी स्थायीपन को लेकर के आती है जो प्यार में मौजूद है, कि एक तो ये विनाशकारी भी है और साथ में इटर्नल भी है। जल्द ही ख़त्म हो जाते हैं प्यार करने वाले, और फीनिक्स की तरह जो दोबारा जन्म भी ले लेते हैं, तो ये पैराडॉक्स है। आगे देखिएगा, थ्रो दीज कंसीट्स, इन कंसीट्स के द्वारा, डन पोर्ट्रेज लव एज मिस्टीरियस, डन जो है प्यार को पेश करते हैं किस रूप में? रहस्यमयी के तौर पर, ट्रांसफॉर्मेटिव और बदलने वाले, यानी रूप बदलने वाले के तौर पर, एंड इटर्नल और शाश्वत के तौर पर। What begins as worldly desire is canonized into a sacred experience. So what begins as worldly desire, जो प्यार कभी किसी सांसारिक इच्छा के तौर पर जन्म लेता है, is canonized into sacred experience, वो आगे चल करके एक संत के पवित्र अनुभव में बदल जाता है। मेकिंग द लवर्स इमोर्टल थ्रू पोइट्री इटसेल्फ, और जो उन पर लिखी जाने वाली वर्सेस हैं, जो पोइट्री है, उनको जो है वो क्या करती हैं? अमर बना देती हैं, और उन्हें हमेशा हमेशा के लिए दुनिया में लोगों के दिमाग में छोड़ जाती हैं, यानी लोग उन्हें हमेशा याद करते रहते हैं। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, और जो दूसरा क्वेश्चन है वो आपका सेकंड कमिंग से है। हाउ डज यीट्स यूज मेटाफर ऑफ वाइडनिंग गायर, किस तरह से यीट्स ने वाइडनिंग गायर के मेटाफर को यूज किया है इन द सेकंड कमिंग में, एंड व्हाट डज इट सिंबलाइज, और ये किस बात का प्रतीक है, ये बता देना है। ठीक है, चलिए। इन
W.B. Yeats द सेकेंड कमिंग, W.B. Yeats की पोयम सेकेंड कमिंग में द मेटाफर ऑफ द वाइडनिंग गायर का जो मेटाफर है ना, इज सेंट्रल टू अंडरस्टैंडिंग द पोयम्स एक्सप्लोरेशन ऑफ हिस्टोरिकल चेंज एंड सोसाइटी क्योस। करें कि ये जो वाइडनिंग गायर का इन्होंने मेटाफर यूज किया है, ये प्रमुख है टू अंडरस्टैंडिंग, समझने के लिए द पोयम्स एक्सप्लोरेशन ऑफ हिस्टोरिकल चेंज। जिस तरह से इस कविता में ऐतिहासिक परिवर्तन को एक्सप्लोर किया गया है और सोसाइटल केओस यानी सामाजिक उथल पुथल को जो दिखाया गया है उसको समझने के लिए इस मेटाफर को समझना जरूरी है। द ओपनिंग लाइन है, टर्निंग इन द वाइडनिंग गायर सिंबलाइजेज, ये जो लाइन है ये क्या सिंबलाइज करती है? द साइक्लिकल नेचर ऑफ हिस्ट्री, के इतिहास अपने को दोहराता है। कंसेप्ट, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट या विचार है यीट्स डेवलप्ड, जिसे यीट्स ने डेवलप किया है इन हिज बुक, अपनी बुक आ विजन में। ठीक है। द गायर रिप्रेजेंट्स अ स्पाइरल, ये जो गायर है एक स्पाइरल को क्या करता है? पेश करता है। सजेस्ट करते हुए दैट की सिविलाइजेशंस एक्सपेंड पीक एंड इनेविटेबली डिक्लाइन, की जो सभ्यताएं हैं ना, पहले तो वो फैलती हैं, बढ़ती हैं, पीक फिर अपने उत्कर्ष को यानी अपनी ऊंचाइयों तक पहुंचती है, इनेविटेबली डिक्लाइन, और उसके बाद उनका पतन हो जाता है। ये जो साइकिल है ये वो तो शुरुआत से ही दुनिया के है ना। रिफ्लेक्टिंग अ वर्ल्ड मूविंग फर्दर फ्रॉम ऑर्डर, एक ऐसे, और ये जो बात है ये एक ऐसी दुनिया को हमारे सामने पेश करती है या उस ऐसी दुनिया के बारे में रिफ्लेक्ट सोच विचार करती है, मूविंग फर्दर जो आगे बढ़ रही है फ्रॉम ऑर्डर व्यवस्था से। यानी आज कोई व्यवस्था है वो शुरू ही वो अपनी चरम पर पहुंची, अपनी ऊंचाई पर पहुंची, उसके बाद वो डिक्लाइन हुई, तो वो जैसे ही व्यवस्था खत्म होगी तो फिर दुनिया में क्या होगा? उथल पुथल मच के रह जाएगी। दिस मेटाफर, ये जो मेटाफर है, इज रेनफोर्स्ड बाय इमेज ऑफ फेल्कॉन एंड फाल्कनर, ये जो मेटाफर है इसे फाल्कन और फाल्कनर के इमेज के तौर पर पेश किया गया है। द फाल्कन कैन नॉट हियर द फाल्कनर, की जो कोई एक व्यक्ति है वो अपने लीडर को नहीं सुन पा रहा है, इसको ऐसे समझ लीजिए। ठीक है। द फाल्कन स्पाइनिंग आउटवर्ड इन द गायर लूजेस कॉन्टेक्ट विद इट्स मास्टर, जो फाल्कन है स्पाइनिंग घूम रहा है आउटवर्ड बाहर, इन द गायर उस चक्कर में, स्पाइरल में, लूजेस कॉन्टेक्ट विद इट्स मास्टर, और उसने अपने नेता से, अपने लीडर से, मास्टर से कॉन्टेक्ट खो दिया है। सिंबलाइजिंग डिस्कनेक्शन फ्रॉम मोरल सोशल एंड स्पिरिचुअल गाइडेंस, ये बात सिंबलाइज करती है कि जो मनुष्य है वो भी उस फैल्कन की तरह है जो कि गायर के चारों तरफ बाहर घूम रहा है और उसने पूरे कनेक्शन खो दिए हैं अपने नैतिकता से, समाज से एंड स्पिरिचुअल गाइडेंस और दैवीय मार्गदर्शन से। यीट्स जो है यूजेस दिस इमेज, इस इमेज का यूज करते हैं टू डिपिक्ट द कोलैप्स ऑफ ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स, टू डिपिक्ट दिखाने के लिए द कोलैप्स को, विनाश को, ऑफ ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स हमारे परंपरागत ढांचों के, एंड द इमरजेंस ऑफ केओस, और उथल पुथल के आरंभ होने को भी दर्शाते हैं इसके जरिए। हाईलाइटेड इन द लाइंस, जिसे इन्होंने लाइंस में हाईलाइट किया है। और क्या कहते हैं? थिंग्स फॉल अपार्ट, चीज़ें बिखर चुकी हैं, एक दूसरे का साथ छोड़ चुकी हैं। द सेंटर कैन नॉट होल्ड, और जो ऑर्डर, जो व्यवस्था इनको आपस में जोड़े हुए थी ना, वो खुद फेल हो गई है, इसलिए वो इन्हें अब रोक पाने में असफल है। मेयर अनार्की इज लूजेंड अपॉन द वर्ल्ड, और आप देखेंगे कि इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ अनार्की को, उथल पुथल को क्या किया गया है? छोड़ दिया गया है, आज़ाद, की जो चाहो करो। यानी कि जो चीज़ें, जो लोग थे, जो सोसाइटी थी, जिन मोरल वैल्यूज से, जिन ट्रेडिशंस से जुड़ी हुई थी, धर्म से जुड़ी हुई थी, वो सारी फैल चुकी हैं और अब दुनिया में उथल पुथल के अलावा और कुछ नहीं है, विनाश के अलावा कुछ नहीं बचा है। द वाइडनिंग गायर, ये जो वाइडनिंग गायर है ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स, ये एक और चीज़ रिफ्लेक्ट करता है कि यीट्स परसेप्शन ऑफ अ हिस्टोरिकल टर्निंग पॉइंट, यीट्स के एक ऐसे परसेप्शन को जिसको ये कहते हैं हिस्टोरिकल टर्निंग पॉइंट, की इतिहास अपने को दोहराता है, लौट के फिर वहीं आता है जहाँ से शुरू होता है। इसके लिए आप एक पॉइंट ध्यान रखिए कि जो इन्होंने वाइडनिंग गायर को कहा है, इसका जो साइकिल है वो 2000 ईयर्स का है, कि 2000 साल बाद ये पूरा साइकिल कंप्लीट होता है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, वेयर वन इरा एंड्स, जहाँ कहीं भी कोई एक इरा ख़त्म होता है, अ न्यू अनसर्टेन एज बेगिंस, वहाँ पर एक नई और एक अनिश्चित एज या इरा, एक काल शुरू हो जाता है।
दिस इज कनेक्टेड टू द पास्ट वर्ल्ड, ये प्राचीन दुनिया से कनेक्टेड है। या दिस इज कनेक्टेड, सॉरी प्राचीन नहीं, पास्ट नहीं है, पोस्ट है ये। दिस इज कनेक्टेड टू, ये जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है देखिएगा, ये जुड़ा हुआ है आपके पोस्ट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद से जुड़ा हुआ है कंटेक्स्ट, ठीक है, उसी से जुड़ा है। द आयरिश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से जुड़ा है। एंड द ग्लोबल अनरेस्ट, और पूरे विश्व में फैली हुई बेचैनी से जुड़ा हुआ है। द मेटाफर कल्मिनेट्स इन द विजन, ये जो मेटाफर है कल्मिनेट अपनी ऊंचाई तक पहुंचता है इन द विजन, इस विजन में कि रफ बीस्ट, कि कोई एक ऐसा खतरनाक प्राणी जानवर सिलाउचिस टुवार्ड्स बेथलेहम, वो बेथलेहम की तरफ बढ़ रहा है, टू बी बॉर्न, जन्म लेने के लिए। यानी इन्होंने जो सेकंड कमिंग है वहाँ पर ये क्राइस्ट के आने की बात नहीं कहते हैं कि दुनिया जब पूरी तरह से शिकार हो जाएगी एनार्की का, तो फिर क्राइस्ट आएंगे और फिर दुनिया को क्या करेंगे, एक नया ऑर्डर, एक नई व्यवस्था देंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्राइस्ट की बात ना करके यहाँ पर बात की है किसकी, रफ बीस्ट की। एक रफ बीस्ट है जो कि जिसका सर जो है वो शेर का है, और जो बॉडी है वो किसकी है, इंसान की है। वो जन्म लेने वाला है, वो दुनिया को और नर्क का द्वार बना करके छोड़े, ठीक है, ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। सिंबलाइजिंग द बर्थ ऑफ अ न्यू एंड पोटेंशियली वायलेंट इपोक, ये बात सिंबलाइज करती है जब ये कहते हैं कि एक नया रफ बीस्ट आने वाला है, ये बात सिंबलाइज करती है क्या, कि एक अब ऐसा इपोक, एक ऐसा युग शुरू होने वाला है जो पोटेंशियली वायलेंट, हिंसात्मक होगा, जो हिंसा से भरा होगा। दस इस तरह से द वाइडनिंग गायर इज मोर देन अ हिस्टोरिकल सिंबल, ये एक हिस्टोरिकल सिंबल से कहीं ज़्यादा है, जिस वाइडनिंग गायर की बात की है आपके डन साहब ने, ठीक है। आगे देखिएगा, इट कन्वेज कॉस्मिक सोशल एंड स्पिरिचुअल इन स्टेबिलिटी, ये जो वाइटनिंग गायर है ये कन्वे करता है किसको, कॉस्मिक, ब्रह्मांडीय, सोशल, सामाजिक एंड स्पिरिचुअल और दैवी इन स्टेबिलिटी को, अदृढ़ता को, बिखराव को कह दीजिए। इलस्ट्रेटिंग यीट्स बिलीफ, यीट्स के विश्वास को इलस्ट्रेट करते हुए, पेश करते हुए इन द साइक्लिकल एंड ट्रांसफॉर्मेटिव नेचर ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, जब वो कहते हैं कि जो ये इतिहास है वो कैसा है, ट्रांसफॉर्मेटिव नेचर का है, जो बदलता रहता है और फिर से एक पूरा साइकिल पूरा करके, चक्र पूरा करके अपनी वहीं पे आ जाता है। थ्रू दिस मेटाफर, इस मेटाफर के द्वारा द पोयम कैप्चर्स द एंजाइटीज, जो कविता है वो उन एंजाइटीज को भी कैप्चर करती है, ऑफ वर्ड्स, दुनिया के, ऑन द ब्रिंक ऑफ प्रोफाउंड चेंज, जो परिवर्तन के दहाने पर या मुहाने पर खड़ी हुई है। मेकिंग इट अ पावरफुल मॉडर्निस्ट रिफ्लेक्शन ऑन हिस्ट्री एंड डेस्टिनी, और इस तरह से ये अपनी इस कविता को क्या करते हैं, जॉन डन बना देते हैं अ पावरफुल, एक शक्तिशाली मॉडर्निस्ट आधुनिक रिफ्लेक्शन, विचार जो कि किया जा रहा है किस पर, इतिहास पर, एंड डेस्टिनी और भाग्य पर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 3। क्वेश्चन नंबर 3 एंड इट सेज इन व्हाट वेज डू द फीमेल कैरेक्टर्स इन द पोएम वेस्टलैंड, यहाँ वेस्टलैंड मिस हो गया है, इसको थोड़ा सा जोड़ लीजिएगा कि वेस्टलैंड पोयम में जो फीमेल फिगर्स हैं, जैसे मैडम सोस्ट्रेस हैं, द टाइपिस्ट है, द हयासिंथ गर्ल है, ईटीसी, रिफ्लेक्ट द फ्रेगमेंटेशन ऑफ मॉडर्न रिलेशनशिप, ये किस प्रकार से मॉडर्न रिलेशनशिप यानी आधुनिक रिश्तों के फ्रेगमेंटेशन, बिखराव को व्यक्त करती है, बता दीजिए, ठीक है, या पेश करती है वो बता दीजिए। चलिए देखेंगे। द फीमेल फिगर्स, जो फीमेल फिगर्स हैं इन द वेस्टलैंड, वेस्टलैंड में रिफ्लेक्ट, ये रिफ्लेक्ट करती है द फ्रेगमेंटेशन, बिखराव को, ऑफ मॉडर्न रिलेशनशिप, आधुनिक रिश्तों की, थ्रू दियर ब्रोकन वॉइसेस, अपनी टूटी हुई आवाज़ों के जरिए, फेल्ड इंटिपेसी, और असफल रिश्तों के जरिए, एंड लॉस ऑफ मीनिंग, और अर्थ के खो देने के जरिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे द हयासिंथ गर्ल की, जो कि द बुरियल ऑफ द डेड, जो कि पहले सेक्शन में है, ठीक है। हम लोगों को पता होना चाहिए कि जो पोयम है वेस्टलैंड 5 सेक्शन में डिवाइडेड है, ठीक है। तो जो पहला इसका सेक्शन है द बुरियल ऑफ द डेड, इसमें हयासिंथ गर्ल को दिखाया गया है, ये रिप्रेजेंट करती है अ मूवमेंट, एक पल को, ऑफ पॉसिबल लव, एक संभावित प्यार के, बट लेकिन
इट कोलैप्सेज इनटू पैरालिसिस, ये पैरालिसिस में कोलैप्स कर जाती है। द स्पीकर कन्फेसेस, जो स्पीकर है वो कन्फेस करता है कि आई कुड नॉट स्पीक एंड माई आईज फेल्ड, आई वॉज नीदर लिविंग नॉर डेड, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। एंड माई आईज फेल्ड, मैं अपनी आंखों की रोशनी खो चुका हूँ। आई वॉज नीदर लिविंग नॉर डेड, ना तो मैं जी पा रहा हूँ ना मर पा रहा हूँ। अच्छी लाइन है ये कि ना तो मैं बोल पा रहा हूँ ना मैं कुछ देख पा रहा हूँ और ना मुझे लग रहा है कि मैं जिंदा हूँ और ना मुझे ये लग रहा है कि मैं मर चुका हूँ। What could be the tenderness becomes silence and emptiness, showing the inability to connect। करेंगे what could be tenderness, एक विनम्रता क्या हो सकती है। becomes, जो बन जाए, साइलेंस या खामोश हो जाए, emptiness उसके अंदर खालीपन आ जाए, showing दिखाते हुए the inability to connect, किसी से रिश्ता जोड़ने में जो असमर्थ है, तो ऐसी विनम्रता को क्या कहिएगा, ये इसका सेंस हो सकता है। आगे देखिएगा, मैडम ससोस्ट्रिस की बात करेंगे। ये कौन है, फॉर्च्यून टेलर है। अपीयर्स इन द पैरोडी ऑफ विजडम, ये पैरोडी ऑफ विजडम में हमारे सामने पेश होती हैं। कॉल्ड द वाइजेस्ट वुमेन इन यूरोप, इन्हें कहा जाता है कि ये यूरोप की सबसे बुद्धिमान औरत हैं। येट सफरिंग फ्रॉम अ कोल्ड, फिर भी वो एक भय से, कोल्ड यहाँ ठंड तो नहीं होगा ना, एक भय से ग्रसित हैं। शी सिंबलाइजेस द हेलाउनेस, वो खालीपन का प्रतीक है। ऑफ मॉडर्न गाइडेंस, आधुनिक मार्गदर्शन के, यानी जो आधुनिक मार्गदर्शन है वो खुद, उसमें खुद खालीपन है तो लोगों को क्या वो मार्गदर्शन करेगा। हर टेरो कार्ड्स, उनके जो टेरो कार्ड्स हैं, इंस्टीड ऑफ गिविंग क्लैरिटी, स्पष्टता देने के बजाय, पॉइंट ओनली टू डेथ एंड लॉस, वो सिर्फ मृत्यु और नुकसान की तरफ इशारा करते हैं। शी रिफ्लेक्ट्स अ वर्ल्ड, वो एक ऐसी दुनिया को पेश करती हैं या ऐसी दुनिया पर विचार करती हैं, वेयर रिलेशनशिप्स लैक डायरेक्शन एंड सर्टेनिटी, जहाँ पर जो रिश्ते हैं उनमें डायरेक्शन की कमी है, एंड सर्टेनिटी और निश्चितता की कमी, यानी वो अनिश्चितता में फंसे हुए हैं। और जो द टाइपिस्ट है इन द फायर सरमन में अगले सेक्शन में, एम्बॉडीज द मैकेनिकल नेचर ऑफ मॉडर्न इंटीमेसी, वो जो मॉडर्न आधुनिक इंटीमेसी है, आपस में रिश्ता बनाना है, उसके बताती है कि वो मैकेनिकल बस नेचर का रह गया है, यानी कोई उसमें भावनाएं नहीं है, भावना रहित है जो भी आज का रिश्ता है। हर लवलेस एनकाउंटर विथ द यंग मैन कार्बैंकुलर इज डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ रूटीन, हर लवलेस एनकाउंटर, उसका प्यार रहित जो मिलना जुलना है, विद द यंग मैन कार्बैंकुलर इज डिस्क्राइब्ड, इससे डिस्क्राइब किया गया है इन टर्म्स ऑफ रूटीन, एक रूटीन की तरह, रूटीन है, मिल लेते हैं बस और कुछ नहीं। हिज वैनिटी रिक्वायर्स नो रिस्पॉन्स, हिज वैनिटी, उसके घमंड को, रिक्वायर्स नो रिस्पॉन्स, किसी जवाब की जरूरत नहीं, किसी के ध्यान की जरूरत नहीं है। एंड मेक्स अ वेलकम ऑफ इंडिफरेंस, और वो इंडिफरेंस का स्वागत करती है। लव हेयर इज नॉट पैशन, प्यार यहाँ कोई जुनून नहीं है, बट बोर्डम एंड डिटैचमेंट, बल्कि वो क्या है, एक बोर्डम है, एंड डिटैचमेंट, और अलगाव की निशानी। शोइंग द डेथ ऑफ इमोशनल कनेक्शन, ये दिखाता है कि लोगों में भावात्मक जो जुड़ाव था वो खत्म हो चुका है। अब ये देखिए एक और वुमेन है, वो कौन है, इवन द वुमेन इन गेम ऑफ चेस, और एक गेम ऑफ चेस में जिस औरत की बात की गई है, हाईलाइट दिस एम्प्टीनेस, वो इसी खालीपन को और हाईलाइट करती है। वन क्राइज, कोई चिल्लाता है, व्हाट शैल वी डू टुमारो, हम कल क्या करेंगे। व्हाट शैल वी डू, सॉरी, व्हाट शैल वी एवर डू, और हम कर भी क्या सकते हैं, कर भी क्या पाएंगे। वाइल अनादर पब कन्वर्सेशन रिड्यूसेस मैरिज एंड सेक्स टू ड्यूटी एंड सर्वाइवल नॉट अफेक्शन। वाइल अनादर पब कन्वर्सेशन, फिर यहाँ पर एक पब को दिखाया जाता है, बहुत से लोग इकट्ठा हैं, आपस में बात कर रहे हैं। ये सीन रिड्यूस कर देता है मैरिज को एंड सेक्स को टू ड्यूटी एंड सर्वाइवल, एक बस कर्तव्य में और सर्वाइवल, जीवित रहने में। नॉट अफेक्शन, प्यार में नहीं, यानी लोगों में प्यार नहीं है, बस वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और रूटीन को दोहरा रहे हैं बस। थ्रू दीज फिगर्स एंड फिगर्स के द्वारा इलियट दिखाते हैं हाउ मॉडर्न रिलेशनशिप्स की, कैसे आधुनिक जो रिश्ते हैं आर फ्रेगमेंटेड, वो बिखर चुके हैं। रिड्यूस्ड टू साइलेंस, खामोशी अख्तियार कर ली उन्होंने। प्रोडिक्शन, ड्यूटी एंड मैकेनिकल सेक्स, और जो उनमें, अच्छा ये रिड्यूस टू साइलेंस, खामोश हो चुके हैं। प्रेडिक्शन, और इनमें जो भविष्य है वो भी अंधकारमयी है। ड्यूटी में ही लगे हुए हैं और मैकेनिकल सेक्स में लगे हुए हैं बिना भावनाओं के।
दे रिवील अ वर्ल्ड, ये एक ऐसी दुनिया को रिवील करते हैं वेयर जहाँ पर लव हैज़ लॉस्ट इट्स विटैलिटी, जहाँ पर प्यार ने अपनी जीवनदायिनी ताकत को खो दिया है। लीविंग ओनली फ्रेगमेंट्स ऑफ इंटीमेसी विदाउट मीनिंग, लीविंग ओनली फ्रेगमेंट्स, ये सिर्फ बिखराव, इसने सिर्फ बिखराव को छोड़ दिया है। किसके? इंटीमेसी के, आपसी रिश्तों के, संबंध के, विदाउट मीनिंग, जिनका कोई अर्थ नहीं है, जो अर्थहीन है। ठीक है भाई, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3, और ये हमने किससे लिया था? आपके वेस्ट लैंड से। ठीक है भाई, और ये इसके ऊपर वाला अपन बात कर चुके हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, लास्ट रहेगा इस सेशन का, वो है हाउ डज विटमैन यूज एक्सटेंडेड मेटाफर इन द पोयम ओ कैप्टन माई कैप्टन। किस तरह से वॉल्ट व्हिटमैन ने ओ कैप्टन माई कैप्टन अपनी इलेजी में एक्सटेंडेड मेटाफर का यूज़ किया है, ये हमें बताना है। हम बता देंगे, हम ये बता देंगे इनको कि जो कैप्टन है वो असल में अब्राहम लिंकन है, जो शिप है वो असल में अमेरिका है, और जो ये कहिए कि युद्ध की बात जो की गई है वो सिविल वॉर ऑफ अमेरिका है। ये एक पॉइंट थोड़ा सा निकल गया है दिमाग से। ओवर फियरफुल ट्रिप, अच्छा ठीक है, जो यात्रा दिखाई गई है ना शिप की, वो क्या है? वो गृह युद्ध है, सिविल वॉर है, जो अब्राहम लिंकन के समय में अमेरिका में लड़ा गया था गुलामी के खिलाफ। चलिए ये सारे मेटाफर अपन हम बताएंगे इनको। Whitman's O Captain My Captain is built on an extended metaphor, जो विटमैन है और उनकी जो कविता है, जो इलेजी है ओ कैप्टन माई कैप्टन, इज बिल्ट, उसे रचा गया है, ऑन एन एक्सटेंडेड मेटाफर, एक एक्सटेंडेड मेटाफर के, मेटाफर पर उसे आधार बनाया गया है। ठीक है, वेयर द कैप्टन सिंबलाइजेज अब्राहम लिंकन, जहाँ पर जो कैप्टन है वो अब्राहम लिंकन को सिंबलाइज करता है। द शिप रिप्रेजेंट्स अमेरिका। ठीक है, द फियरफुल ट्रिप रिफर्स टू द सिविल वॉर, और जो फियरफुल ट्रिप, भयावह यात्रा है, वो सिविल वॉर को क्या करती है? पेश करती है। एंड द प्राइज इज द यूनियंस विक्ट्री, और जो उसका प्राइज है वो क्या है? यूनियन की विक्ट्री है। एंड द एंड ऑफ स्लेवरी, और गुलामी का खत्म होना है। थ्रू दिस मेटाफर, इस मेटाफर के द्वारा विटमैन बैलेंस नेशनल प्राइड विद पर्सनल मॉर्निंग, विटमैन ने इस मेटाफर के द्वारा नेशनल प्राइड को, राष्ट्रीय गर्व को, व्यक्तिगत दुख के साथ में मिला दिया है बहुत खूबसूरती से। द पोयम, ये जो कविता है शुरू होती है विथ ट्रम्फ, जीत के साथ। वो कैप्टन माई कैप्टन अवर फियरफुल ट्रिप इज डन, और जो स्पीकर है पोयम का यानी वॉल्ट व्हिटमैन, क्या कह रहे हैं कि ओ कप्तान, मेरे कप्तान सुनो ना, अवर फियरफुल ट्रिप इज डन, हमारी भयानक यात्रा पूरी हुई। द शिप हैज़ विदर्ड एवरी रैक, हमारे जहाज ने हर एक बाधा को पार कर लिया है। द प्राइज वी सॉट इज वन, जिस इनाम की खोज में हम थे वो पा लिया गया है। यानी ये अब्राहम लिंकन से कह रहे हैं कि ओ कप्तान, मेरे कप्तान उठिए, हमारे देश का गृह युद्ध खत्म हो चुका, अमेरिका ने हर एक बाधा को पार कर लिया है, और गुलामी दास्ता को जो हम ख़त्म करना चाहते थे उसको हमने ख़त्म भी कर दिया है। हेयर द स्पीकर, यहाँ पर स्पीकर जो है सेलिब्रेट्स सक्सेस, सफलता को सेलिब्रेट कर रहा है। जस्ट एज द नेशन रिजॉइस्ड एट वॉर्स एंड, जैसे कि पूरा राष्ट्र जो है युद्ध के ख़त्म होने को एंजॉय कर रहा है, उसकी खुशी मना रहा है। बट इमीडिएटली, लेकिन तभी, द टोन शिफ्ट्स विथ ग्रीफ, अब ये जो टोन है अचानक दुख में बदल जाती है। लेकिन फिर को जो कवि है कहता है बट ओ हार्ट हार्ट हार्ट, लेकिन ऐ मेरे गमगीन दिल, ऐ मेरे दुख से भरे हुए हृदय, ओ द ब्लीडिंग ड्रॉप्स ऑफ रेड, और ऐ खून की बहती हुई बूंदों, वेयर ऑन द डेक कॉन माई कैप्टन लाइज, ज़रा देखो तो वहाँ तख्ते पर मेरे कप्तान मरे हुए पड़े हैं। फॉलन कोल्ड एंड डेड, बिल्कुल ठंडे पड़ चुके हैं, कोई किसी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं, मेरी बातों को नहीं सुन रहे हैं, वो अपने राष्ट्र की खुशियों में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। तो ये जो टोन है ना, ये एकदम से दुखमयी हो जाती है। द कंट्रास्ट शोज, ये जो कंट्रास्ट है खुशी और दुख का, ये दिखाता है कि हाउ ओवर शेडोड बाई लिंकन्स विक्ट्री वॉज एसेसिनेटेड, हाउ ओवर शेडोड बाई लिंकन्स विक्ट्री वॉज एसेसिनेशन। यहाँ पर रुकिए, यहाँ पे ये सेंटेंस थोड़ा सा गलत है, ये इस तरह से होना चाहिए था, हाउ असैसिनेशन ओवर शैडोड लिंकन्स विक्ट्री। ठीक है, या हाउ असैसिनेशन, सॉरी,
हाउ लिंकन्स विक्ट्री ओवरशैडोड बाय असैसिनेशन, यानी ये जो कंट्रास्ट है ये दिखाता है कि किस तरह से लिंकन की हत्या ने इस पूरी जीत पर पानी फेर दिया, उसको जो है खत्म करके रख दिया। ठीक है, इसको देख लीजिएगा एक बार। आगे देखेंगे द मेटाफर डीपेंस, ये जो मेटाफर है ये डीपेंड करता है इन स्टेंजा या गहरा होता जाता है। स्टेंजा 2 में व्हेन विटमैन प्लीड्स, जब विटमैन निवेदन करते हैं कि कहते हैं अपने कप्तान से राइज अप फॉर यू, उड़ जाओ मेरे कप्तान, फॉर यू तुम्हारे लिए, द फ्लैग फ्लैग इज फ्लंग, लोग झंडे लहरा रहे हैं, फॉर यू द बिगुल ट्रिल्स, और लोग तुम्हारे लिए ही बिगुल बजा रहे हैं, द सेलिब्रेशंस आर ऑल इन लिंकन्स ऑनर, और आपके ही सम्मान में, यानी ये जो द सेलिब्रेशंस हैं ये सभी लिंकन के सम्मान में ही मनाई जा रही है, यानी सब लिंकन के सम्मान में आए हैं। उन्हें कोई गुलदस्ता देना चाहता है, कोई हार पहनाना चाहता है, कोई प्यार देना चाहता है। इसीलिए कहते हैं कवि के ओ कप्तान राइज अप, उड़ जाओ और देखो तो लोग कितने खुश हैं। येट ही कैन नॉट विटनेस देम, फिर भी मेरे जो कप्तान है, यानी कवि की जो सोच है वो क्या कह रहा है कि इतनी खुशी इतना सम्मान पाने के लिए मेरे जो लीडर हैं, जो अब्राहम लिंकन है, वो मौजूद नहीं है। द शिप इज एंकर्ड सेफ एंड साउंड, शिप यानी अमेरिका। ठीक है, यही आपके एक्सपेंडेड मेटाफर है ना, कि इन्होंने कप्तान को, अब्राहम लिंकन को कप्तान माना है, अमेरिका को शिप माना है, फियरफुल ट्रिप को सिविल वॉर माना है, और जो प्राइज है उसको दास्ता का उन्मूलन माना है, सॉरी। तो कहते हैं कि द शिप इज एंकर्ड सेफ एंड साउंड, जो हमारा जहाज है ना वो पूरी तरह सुरक्षित पहुंच चुका है, बट लेकिन इट्स गाइडिंग लीडर इज गॉन, लेकिन इस जहाज को जो रास्ता दिखाने वाला तारा तारा था ना वो अब जा चुका है, यानी हमारे लीडर जिन्होंने इस अमेरिका का नेतृत्व किया, इस युद्ध को जीतने में, अमेरिका को सुरक्षित रखने में, वो हमारे बीच नहीं रहे। थ्रू दिस मेटाफर, इस मेटाफर के द्वारा व्हिटमैन कैप्चर्स द नेशंस पैराडॉक्स, वो इस राष्ट्र के पैराडॉक्स को दिखाते हैं, पॉलिटिकल ट्रम्प को दिखाते हैं, बट पर्सनल ट्रेजिडी को भी। यानी ये जो पैराडॉक्स है वो क्या है, पॉलिटिकल ट्रम्प तो हुई है, यानी राजनीतिक तौर पर जीत गए हैं, लेकिन व्यक्तिगत एक नुकसान भी हुआ है, कुठाराघात भी हुआ है व्यक्तिगत। द कैप्टन, जो कप्तान है, कैप्टन से डेथ यानी कप्तान की जो मृत्यु है, मिरर्स द इररिप्लेसेबल लॉस ऑफ लिंकन, वो लिंकन के एक ऐसे लॉस, एक ऐसे हानि को दिखाता है जिसका पूरा करना नामुमकिन है। मेकिंग द पोएम बोथ एन एलिजी एंड अ नेशनल ट्रिब्यूट, और ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, इस कविता को एक एलिजी तो बनाती ही हैं, साथ में एक राष्ट्रीय श्रद्धांजलि का रूप भी इस कविता को देती है। ठीक है भाई, तो ये हमारे आज के सेशन के 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जो शायद हो सकता है आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाए। आपको अगर पीडीएफ चाहिए और शायद चाहिए रहेगी तो आप वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। कोई तैयारी में दिक्कत है तो उसको भी आप टेलीग्राम में शेयर कर सकते हैं, और चैनल को ग्रो करने में ज़रूर मदद करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।